हेलो। नमस्ते सभी को। राधे राधे। कल अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था और मैंने आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। और यहाँ पर अपन आप लोगों के लिए बताने वाले हैं कि नीट के जो फॉर्म्स हैं हमारे पास में स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज़रूर भरें। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट 12th में हैं या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट हैं तो ज़रूर भरें और प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। तैयारी करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में कल की क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। कल की क्लास में अपन ने बताया था आप लोगों के लिए कि जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं वो किस टाइप से आने वाले हैं। तो चलिए जी, आज अपन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का। आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है हमारे पास में रिजिड बॉडी डायग्राम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे दृढ़ पिंड गतिकी, जिसको अपन क्या कहेंगे, दृढ़ पिंड गतिकी, ठीक है ना। रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं रोटेशनल मोशन, दृढ़ पिंड गतिकी या फिर अपन ने बोला है रोटेशनल मोशन। नीट में इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। जी के अंदर इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास वगैरह जितने भी हैं, तो इन टॉपिकों को इस टाइप से अपन पढ़ने वाले हैं जिससे कि तुम्हारा कंपटीशन लेवल के नज़रिए से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में अपन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में रिजिड बॉडी क्या है, यानी कि दृढ़ पिंड क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे पास में क्या है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, या फिर मैं जिसको क्या कह सकता हूँ, दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंडों का या फिर निकायों का ऐसा समूह, दृढ़ पिंडों का या फिर कणों के निकायों का ऐसा समूह सबसे पहले हमारे पास में आता है। टॉपिक का नाम है हमारे पास में रिजिड बॉडी, जिसे अपन क्या कहेंगे, दृढ़ पिंड, ठीक है ना। जिसे अपन क्या कह रहे हैं, दृढ़ पिंड कह रहे हैं। साथ के साथ लिखते चलें थोड़ा बहुत जो भी है, और या फिर मैं बोलूँगा उसको आप क्या करोगे, लिख लोगे, या फिर हो सकता है कि जो मेरी डेफिनेशंस हैं उनको मैं खुद ही बोर्ड पे लिख देता हूँ। दृढ़ पिंड कणों का वह निकाय है, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड कणों का वह निकाय है, दृढ़ पिंड कणों का वह निकाय है जिसमें कणों के प्रत्येक युग्म के मध्य की दूरी, अपरिवर्तित रहती है। दृढ़ पिंड कणों का वह निकाय है जिसमें कणों के प्रत्येक युग्म के मध्य की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो क्या रहेगी, चेंजमेंट नहीं होगी, या फिर क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे अपन, रिजिड बॉडी कहेंगे, या फिर जिसे क्या कहेंगे अपन, दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड, ये हमारे पास में इसका एक पॉइंट और है, इसको याद रखना है कि एक दृढ़ पिंड के कणों एक दृढ़ पिंड के कणों के प्रत्येक युग्म के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहेगी, हमारे पास में अपरिवर्तित रहेगी, या फिर जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, कांस्टेंट कह सकता हूँ। एक दृढ़ पिंड के कणों के प्रत्येक युग्म के मध्य की जो दूरी है, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है, एक दूसरा पार्टिकल्स है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमारे पास में कांस्टेंट रहेगी, या फिर चेंजमेंट नहीं होगी। उसको क्या कहेंगे अपन, रिजिड बॉडी कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में एक वर्ड है ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि शुद्ध स्थानांतरित गति। इसकी डेफिनेशंस भी लिख लें, ठीक है ना। यदि किसी भी समय अंतराल में किसी वस्तु के प्रत्येक कण का विस्थापन समय के साथ
समय के सापेक्ष समान रहता है तो यदि किसी भी समय अंतराल में किसी वस्तु के प्रत्येक कण का विस्थापन समय के सापेक्ष समान रहता है, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे शुद्ध स्थानांतरीय गति, उसे अपन शुद्ध स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, यानी कि क्या है? विस्थापन सेम है टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो क्या सेम होगा? वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी सेम है हमारे पास में, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है ना। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी? हमारे पास में सेम रहेंगी। किसके अंदर? शुद्ध स्थानांतरीय गति के अंदर। यदि किसी भी समय अंतराल में किसी वस्तु के प्रत्येक कण का विस्थापन समान रहता है, समय के सापेक्ष समान रहता है, विस्थापन समान रहता है किसी भी समय अंतराल में, यानी कि एनी टाइम पीरियड के अंदर, प्रत्येक पार्टिकल्स, किसी भी बॉडी के अंदर प्रत्येक पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हमारे पास में सेम है, यानी कि समान है। उसे क्या कहेंगे अपन? उसे क्या कहेंगे? शुद्ध स्थानांतरित गति, यानी कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, जिसको अपन लिखने वाले हैं शुद्ध घूर्णन गति, यानी कि प्योर रोटेशनल मोशन। इसको ध्यान से सुनेंगे। एक पिंड का प्रत्येक कण, एक पिंड का प्रत्येक कण, एक पिंड का प्रत्येक कण, एक पिंड का प्रत्येक कण एक बिंदु वृत्त में, एक पिंड का प्रत्येक कण एक बिंदु वृत्त में गति करता है, तो एक बिंदु वृत्त में गति कर रहा है तो उसे अपन जिसका केंद्र, इसका और ध्यान लिख लेना, जिसका केंद्र घूर्णन अक्ष होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। जिसे अपन क्या कहेंगे? शुद्ध घूर्णन गति कहेंगे। यानी कि कोई भी आपके पास में एक बॉडी है, एक पार्टिकल्स है, जो कि एक फिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है, यानी कि ये पार्टिकल्स इस तरीके से क्या कर रहा है? मोशन चक्कर लगा रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास में? सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन पार्टिकल्स जैसे जैसे चक्कर लगाएगा तो उसका ये वैल्यू भी साथ के साथ में बढ़ती चली जाएगी। उसे क्या कहेंगे? शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। एक पिंड का प्रत्येक बिंदु एक वृत्त में गति करता है। एक पिंड का प्रत्येक बिंदु किस में गति कर रहा है? एक सर्कल में गति कर रहा है, एक वृत्त में गति कर रहा है। उसे क्या कहेंगे अपन? शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में शुद्ध संयुक्त स्थानांतरीय गति, शुद्ध संयुक्त स्थानांतरीय गति या शुद्ध संयुक्त घूर्णन गति। क्या लिखा मैंने? शुद्ध संयुक्त स्थानांतरीय गति या फिर शुद्ध घूर्णन गति। एक वस्तु संयुक्त स्थानांतरीय व घूर्णन गति करती है यदि वस्तु में सभी बिंदु एक घूर्णन अक्ष के परित है। यदि वस्तु में सभी बिंदु एक घूर्णन अक्ष के परित है, एक घूर्णन अक्ष के परित है, घूर्णन करें तथा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के परित गति करें तथा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति करें, उसे शुद्ध संयुक्त स्थानांतरीय या घूर्णन गति कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? शुद्ध स्थानांतरित गति या घूर्णन गति कहेंगे। यानी कि जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी मोशन कर रहा है और खुद पार्टिकल भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में? शुद्ध स्थानांतरीय गति कहलाती है। ये एज ए डेफिनेशंस हैं जिसमें आपको हल्की सी याद रखनी है कि दृढ़ पिंड या फिर रिजिड बॉडी कणों का एक ऐसा निकाय है जिसमें कणों के प्रत्येक युग्म के मध्य की जो दूरी है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। उसे क्या कहेंगे अपन? रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक
की कहानी क्लियर है। इसके बाद में देखो हमारे पास में, इसके बाद में आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। इसके बाद में टॉपिक देखो, सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। किसी पिंड या निकाय का, डेफिनेशन लिख लेते हैं, किसी पिंड या निकाय का, किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह माना जाता है, किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह माना जाता है जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित, जहाँ पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, उसको देखो। कणों के एक निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र, कणों के एक निकाय के लिए, कणों के एक निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, वह बिंदु है। कणों के एक निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ यदि निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है, जहाँ यदि निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है तथा निकाय पर लगने वाला, तथा निकाय पर लगने वाला बाह्य बल, निकाय पर लगने वाला बाह्य बल उस बिंदु पर लगा दिया जाए तो निकाय की गतिकी समान रहेगी। कैसी रहेगी बच्चों? समान रहेगी। कणों के एक निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहाँ यदि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, यानी कि केंद्रित रख दिया जाए, तथा निकाय पर लगने वाला बाह्य बल उस बिंदु पर लगा दिया जाए तो निकाय की गतिकी क्या रहेगी? हमारे पास में सेम रहेगी। इसको क्या कहेंगे अपन? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में टू पार्टिकल सिस्टम, दो कणों के लिए निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास। अब जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाएं। अपन ने अभी जस्ट दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है। एक थी हमारे पास में रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड, यानी कि ऐसा निकाय, किसी भी पिंड का ऐसा या फिर कणों के समूह को एक ऐसा निकाय जिसमें कणों का युग्म, यानी कि एक प्रत्येक युग्म के कणों के मध्य की दूरी क्या रहती है? सेम रहती है, यानी कि समान रहती है। उसे क्या कहेंगे अपन? रिजिड बॉडी कहेंगे। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी भी कणों का वह निकाय या फिर वह अपन कह सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान, कणों का वह निकाय जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता हो? केंद्रित रहता हो, उसे क्या कहेंगे अपन? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक मास पार्टिकल है जिसको आपने बोल दिया m1, एक यहाँ पर मास पार्टिकल है जिसको आपने बोल दिया m2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको आपने बोल दिया r1, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है जिसको r1 बोल दिया, और इसको क्या कह दिया तुमने? r2 बोल दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर। अब एक बात बताओ, m1 पर m2 के कारण लगने वाला बल होगा, यानी कि F12, और इधर की तरफ हमारे पास में लग रहा है F1 वेक्टर, इधर की तरफ लग रहा है हमारे पास में F2 वेक्टर। इसी टाइप से क्या लगेगा? F21 लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में? टू पार्टिकल सिस्टम कहलाएगा। जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास में दो मास पार्टिकल हैं, एक है हमारे पास में m1 और दूसरा है हमारे पास में m2। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस हमारे पास में r2 है। अब इन दोनों के बीच में यहीं तो होगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास, जिसको मैंने क्या मान लिया? RCM मान लेते हैं। ठीक है ना। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास।
ठीक है ना। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है M1 पर F1, इस पर एक फोर्स लग रहा है F2, तो M1 पर एक बल लगेगा जिसको आपने क्या कह दिया, F12 कह दिया, और इसको क्या कह दिया अपन ने, F21 कह दिया। तो अपन इसकी डेफिनेशंस या फिर इसकी इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, M1 और A1 वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास में फर्स्ट। इसी टाइप से मैंने क्या लिखा, F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर क्या लिख दूंगा मैं, M2 और A2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। आप अच्छे ढंग से जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास में माइनस के F12 वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यानी कि हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है, जिसको मैं इधर लाऊंगा तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी कि F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के F21 वेक्टर। अब यहाँ पर चेंज करते हैं तो F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, M1 A1, ठीक है ना। इसी टाइप से F2 वेक्टर माइनस के F12 वेक्टर, इसकी जगह चेंज कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, M2 A2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद में हमारे पास में आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर। अब A1 और A2 क्या है हमारे पास में, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, M2 F2 वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, समझ गए। इसके बाद में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि M1 प्लस M2 और ये क्या हो गया, ए सेंटर ऑफ मास, यानी कि ए का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। अब F1 को मैंने लिख दिया M1 A1, इसको लिख दिया मैंने M2 A2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 और ये हो गया हमारे पास में ए सेंटर ऑफ मास। यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास बराबर क्या मिल जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, M1 प्लस हो गया हमारे पास में M2। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आ गई थर्ड, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, आपको अच्छे ढंग से पता है ए बराबर क्या लिख सकते हो तुम, dB अपॉन dt, यानी कि ये हमारे पास में वेक्टर है, ठीक है ना। तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इसकी जगह मैंने लिख दिया dB अपॉन dt और ये हो गया सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा M1 dV1 अपॉन dt हो गया यहाँ पे हमारे पास में, प्लस M2 dV2 अपॉन क्या हो गया हमारे पास में, dt हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 और ये हो गया हमारे पास में M2। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास में जिसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा, M1 B1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 B2 अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस के M2। एक हमारे पास में इक्वेशन ये आ गई, एक हमारे पास में इक्वेशन ये है। आपको अच्छे ढंग से पता है वेलोसिटी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह b की जगह अपन क्या लिखेंगे, dr वेक्टर अपॉन dt, यानी कि CM मतलब सेंटर ऑफ मास, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, B1 की जगह M1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास M2 dr2 वेक्टर अपॉन dt और अपॉन में क्या हो जाएगा, M1 प्लस के M2। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसके बाद में इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ RCM, यानी कि हमारे पास में M1 R1 वेक्टर प्लस ये हो जाएगा M2 R2 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस के M2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके तीनों एक्सेस के लिए अपन निकाल सकते हैं एक्स, यदि मान लेते हैं कि n कणों का निकाय है, मान लेते हैं कि n कणों के निकाय के लिए, n कणों के निकाय के लिए क्या होगा, RCM इजिकल टू क्या हो जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 चलता रहेगा जितने भी आपके पास मास पार्टिकल्स हैं, और इसको क्या लिखोगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। अब संपूर्ण कणों के निकाय के लिए बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण कणों के निकाय के लिए जिसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इस डॉट 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 प्लस कैपिटल M, यानी कि इसको क्या बोल दिया मैंने, संपूर्ण द्रव्यमान के लिए कैपिटल M कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल M, तो यहाँ से RCM वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन यहाँ हो जाएगा कैपिटल M। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए एक्स एक्सेस के लिए निकालेंगे, वाई एक्सेस के लिए निकालेंगे, और हमारे पास में जेड एक्सेस के लिए निकालेंगे। एक बार फिर से सुनना है, पूरी कहानी को एक बार फिर से सुने, समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास में अब तक
तो जो था वो हमारे पास में एज ए डेफिनेशंस थी, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फॉर्मेट से होने वाले हैं, ठीक है ना। अपन सबसे पहले टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास में दो एक्सिस लिए हैं, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो मास पार्टिकल्स ले लिए अपन ने, एक का नाम बोल दिया मैंने, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है हमारे पास में m2। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेंटर से, यानी कि यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में r1 वेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास में कितनी है r2 वेक्टर। इस पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको मैंने बोल दिया F1, इस पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको मैंने बोल दिया F2, ठीक है ना। बाह्य बल है, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब m1 पर मास पार्टिकल पर F1 लगेगा, m2 पर मास पार्टिकल पर क्या लगेगा, F2 लगेगा। अब m1 पर m2 के कारण एक और फोर्स जनरेट हो सकता है जिसको आपने क्या कह दिया, F12 कह दिया। इसी टाइप से m2 पर m1 के कारण एक फोर्स और जनरेट हो सकता है जिसको आपने क्या कह दिया, F12 कह दिया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या क्या मान सकते हो, यहाँ मान सकते हैं अपन, यानी कि m1 प्लस m2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, RCM हो जाएगी, R सेंटर ऑफ मास आपको अच्छे ढंग से पता है, यानी कि F1 प्लस F12 बराबर क्या हो जाएगा, m1 A1, यानी कि टोटल लगने वाला जो भी हमारे पास में फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, m1 A1 के बराबर होगा, यानी कि ये भी एक टाइप का क्या हमारे पास में फोर्स है। अगर कोई पार्टिकल एसिलरेट हो रहा है, अगर कोई भी पार्टिकल्स हमारे पास में एसिलरेट होगा तो उस पर लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं है कि वो एक फोर्स के कारण हो सके। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई वस्तु है, एक सरफेस पर रखी है, मान लेते हैं कि अपन ने यहाँ पर, हमारे पास में एक सरफेस है, यहाँ पर इस मार्कर को मैंने रख दिया एज ए बॉडी, एज ए अपन एक वस्तु मान लेते हैं। जब मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि इस पर एक बाह्य बल लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उस वो सारा की सारा एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन में तो चेंजमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ फोर्स इसके क्या कर रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, फ्रिक्शन में विरोध करेगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन उतनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही जितने मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल से होगी, ठीक है ना, जितने मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल से होगी। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि अपन ने अपने हाथ को हटा करके एज ए वैक्यूम में अपन इस बॉडी को रख देते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो मेरे द्वारा उतना ही फोर्स लगाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा लगाया गया जो भी बल है वो फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे हमारे पास में F1 प्लस F12 बराबर क्या हो जाएगा, M1 A1 वेक्टर, F2 प्लस F21 बराबर क्या हो जाएगा, M2 A2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 आप अच्छे ढंग से पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि F12 वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस के F21 वेक्टर। दोनों को अपन इस टाइप से लिखेंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, यानी कि F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, M1 A1 प्लस M2 A2। अब यहाँ पे M1 A1 यानी कि M1 प्लस M2 ACM, यानी कि ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, जिसको F1 को क्या लिख सकते हो आप, M1 A1, F2 को क्या लिख सकते हो, M2 A2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ACM बराबर क्या हो जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। ये क्या है तुम्हारे पास में, एक्सेलरेशन है, जिसको वेलोसिटी की फॉर्म में dv अपॉन dt लिख सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 dv1 अपॉन dt, क्योंकि A1 की जगह मैंने क्या बोलूँगा db1, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ b1 एज रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। M2 dv2 अपॉन dt, M1 प्लस M2, b वेक्टर, b सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू M1 b1 प्लस M2 b2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स किसी भी स्टूडेंट्स को, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ठीक है, बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं इसके बाद में, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना। तो बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो M1 डी आर वन अपॉन डी टी प्लस M2 डी आर टू अपॉन डी टी अपॉन M1 प्लस M2। और आर सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाएगा हमारे पास में, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर मान लेते हैं कि n कणों का एक बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जो कि जिसमें n कण हैं, n कणों का एक निकाय है, तो इसमें मास पार्टिकल्स बनते बढ़ते चले जाएंगे। जब मास पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3
प्लस M4 R4 इस टाइप से बढ़ता हुआ चले जाएगा। अब संपूर्ण के लिए बात करें तो संपूर्ण मास पार्टिकल्स को अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद में आपके लिए 3 फॉर्मूलेज हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास, वाई एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास और जेड एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास। जहाँ तक इसको कंप्लीटली लिखोगे, ठीक है ना, उसके बाद में अपनी वीडियोज़ को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो। रोकने के बाद में उसको ढंग से कंप्लीटली नोट्स बनाते चलें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आपके जो बेसिक्स जितनी भी समस्या हैं 11th की, जितना भी बेसिक्स है उसको नोट्स ही सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं करें वीडियो देखा और नोट्स नहीं बनाए, आज आपके लिए हो सकता है माइंड में रह जाए, लेकिन जब आप 10 दिन बाद इसको दोबारा से देखोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा। नोट्स रहेंगे तो अपन उसको बार बार पढ़ सकते हैं। डेफिनेशंस जो मैंने लिखवाई हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे ढंग से लिखवाई हैं। डेफिनेशन, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, ठीक है ना, तो वो डेफिनेशंस याद रहनी चाहिए। और ये इसको अपन अभी जस्ट लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं अपन, हमारे पास में एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास, वाई एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास और जेड एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास, और उसके बेस पर अपन करेंगे फिर लाइन लगा करके क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, इधर पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में आता है एक्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एक्स के लिए सेंटर ऑफ मास होगा हमारे पास में M1 x1 प्लस हमारे पास में M2 x2 प्लस हमारे पास में M3 x3 प्लस डॉट 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 जो भी मास पार्टिकल्स हैं M1 प्लस M2 प्लस हमारे पास में M3 हो जाएगा। बाई के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 बाई 1 प्लस हमारे पास में M2 बाई 2 प्लस हमारे पास में M3 बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, M1 प्लस हमारे पास में M2 प्लस M3। जेड एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी कि M1 Z1 प्लस M2 Z2 और प्लस M3 Z3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास में M1 M2 और प्लस हो जाएगा हमारे पास में M3। एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए जी, एक छोटा सा हल्का सा अच्छा सा एक क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बेहतरीन प्रॉब्लम्स है, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एक्स एक्सेस है। एक मिनट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करना, उसके बाद में जब तक मैं स्याही डाल लूँगा मार्कर में, ठीक है ना। जहाँ पर एक मास पार्टिकल्स है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 2 किलोग्राम, एक और मास पार्टिकल्स है जिसकी वैल्यू भी अपन ने मान लेते हैं 2 kg है, ठीक है ना। 3 kg मान लेते हैं, 3 kg है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस अपन ने R1 मान ली, ये डिस्टेंस अपन ने R2 मान ली। R1 वेक्टर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। R1 वेक्टर है आपके लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और R2 वेक्टर है हमारे पास में, R2 वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप प्लस हमारे पास में हो गया के कैप, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे आर सेंटर ऑफ मास, आर सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। ये आपको किस टाइप से करना पड़ेगा, एज ए फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, आर सी एम, आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारे पास में, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और अपॉन M1 प्लस M2। R1 और R2 के मान आपके लिए क्या हुआ है, दिए हुए हैं, ठीक है ना। R1 और R2 के मान आपके लिए दिए हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास में डिस्टेंस R2 है, मान लेते हैं ये हमारे पास में R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो इस डिस्टेंस को कैसे कवर करोगे, इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे। इसको मेरे से मान लेते हैं R वेक्टर, तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में R1 प्लस के क्या हो जाएगा R2, यानी कि R होगा कि नहीं होगा। R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास में R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारे पास में R2 वेक्टर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की एक ही क्वेश्चन के अंदर कोशिश करेंगे कि उसके आधार पर उसके जैसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अपन ने 2 मास पार्टिकल्स लिए, एक का ये है दूसरा ये है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले तो R1 और R2 के लिए मान आपके लिए दिए हुए हैं। जैसे इसका मान R1 दे दिया और इसके लिए आपने क्या किया R2 दे दिया, तो आप क्या करोगे, R सेंटर ऑफ मास निकालोगे। R सेंटर ऑफ मास क्या होता है तुम्हारे पास में M1 R1 वेक्टर प्लस क्या करोगे M2 R2 वेक्टर अपॉन में क्या कर दोगे M1 प्लस के M2। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R सेंटर ऑफ मास M1 का मान कितना है 2 kg,
R1 का मान कितना है तुम्हारे पास में 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 और R2 की वैल्यू कितनी i कैप प्लस j कैप प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा k कैप अपॉन M1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 है। ठीक है, R सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, R सेंटर इंटू करो 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है ना, प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। अब i को i के साथ में ऐड करते हैं, i कैप को i कैप के कितना हो जाएगा हमारे पास में 5i कैप प्लस कितना हो जाएगा 9j कैप प्लस कितना हो जाएगा 11k कैप अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। तो r सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा हमारे पास में 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11k कैप। एक तो इस टाइप की आपके लिए फॉर्मेट बन सकता है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, हमारे पास में मान लेते हैं कि ये R1 की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है ना, और ये हमारे पास में मान लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से अपन R2 की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है ना, R1 और R2 की वैल्यू दे दी जाए। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल लेंगे। R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा R2 वेक्टर हो जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है, इसको तुम खुद करोगे, ठीक है ना, इसको खुद कर लोगे, खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। इसको मान लेते हैं अपन R1 और इसको मान लिया जैसे मैंने R2, ठीक है ना, तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूँ जिसको तुम खुद करोगे, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चंस का जो लेवल है हल्का सा शुरुआत से ही हैवी रहेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो वो उन क्वेश्चनों को करने से मतलब नहीं है जहाँ पर दो मास पार्टिकल्स दे दिया, R1 का मान दे दिया, R2 का मान दे दिया, ठीक है ना। इस टाइप से आपके लिए अगर वेक्टर फॉर्म में देता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कर लेंगे ना, कोई समस्या थोड़ी है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद में देखो एक और अच्छी प्रॉब्लम्स है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। मान लेते हैं हमारे पास में एक M1 मास पार्टिकल्स यहाँ पर है और एक M2 मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है ना। जिसको इसको तो मान लिया आपने बाई एक्सिस, इसको मान लिया आपने एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है L,0 हैं। मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास में L है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि R सेंटर ऑफ मास है। तो R सेंटर ऑफ मास क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चंस किस टाइप से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल के आएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आएगा जिसको आप याद रख सकते हो। यहाँ से हमारे पास में डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा जिसको अपन याद रख सकते हैं। ध्यान देना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, ध्यान से सुनें, ठीक है ना। यहाँ से सबसे पहले मैंने एक्सीएम निकाला। एक्सीएम क्या होता है M1 x1 प्लस क्या किया M2 x2 अपॉन क्या बोल दिया M1 प्लस के M2। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या है x1, ये कितना है y1, ये कितना है x2 और ये कितना है हमारे पास में y2। यही तो रहते हैं कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x1 y1 x2 y2। एक्स सी एम इजकल टू क्या हो जाएगा M1 का मान तो M1 ही है हमारे पास में। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0 प्लस M2 x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में L अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस के M2, ठीक है ना। 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलने वाला है। तो M2 L अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस के M2, इक्वेशन नंबर के फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, बाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा M1/1 क्या हो जाएगा M2/2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस के क्या लिख दिया मैंने M2 लिख दिया, ठीक है ना। तो बाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा M1 की वैल्यू M1 है, बाई 1 की वैल्यू 0 प्लस M2 बाई 2 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में 0 और ये हो गया हमारे पास में M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई सेंटर ऑफ मास कितना मिल जाएगा हमारे पास में 0। एक्स सेंटर ऑफ मास मिल गया M2L अपॉन M1 प्लस M2 और ये कितना मिल गया हमारे पास में बाई सेंटर ऑफ मास। अब एक बात मुझको बतानी है, आप एक बात बताओ मुझको कि यहाँ पे हमारे पास में अगर इस डिस्टेंस को मैं
R1 मान लेता हूँ, और अगर इस कंप्लीट डिस्टेंस को मैं R मान लेता हूँ, अगर मैंने इसको क्या माना है, R1 माना है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया R1 और इस डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस को मैंने मान लिया R, तो R1 या फिर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, R2 है, मान सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में R2 वेक्टर बराबर क्या होगा, R वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब R2 वेक्टर बराबर R की जगह मैंने R बोल दिया, या फिर L बोल सकते हो, L बोल सकते हो R की जगह। कंप्लीट डिस्टेंस के लिए मैंने इसको L बोल दिया, R1 की जगह। R1 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास में, XCM, ठीक है ना। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, M2L अपॉन M1 प्लस के M2, क्या हो जाएगी, M1 प्लस के M2। तो R2 का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास में, M2, इसमें से दोनों में से क्या करेंगे अपन, LCM ले लेंगे, M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, L M1 प्लस M2 और माइनस के M2L, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L M1 प्लस L M2 माइनस के M2L अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2, ठीक है ना। यहाँ से ये कट जाएगा, तो R2 वेक्टर बराबर क्या मिल के आएगा, क्या मिलेगा अपन को, L M1 अपॉन क्या मिल जाएगा, M1 प्लस के M2। एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई 2, ठीक है। एक R1 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, M2L अपॉन M1 प्लस M2। अब अपन क्या करेंगे, R1 की वैल्यू है हमारे पास में M2L अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारे पास में R1 की वैल्यू है, जो कि क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में किसका भाग देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड का। R2 बराबर क्या हो जाएगा, M1L अपॉन M1 प्लस के M2, ठीक है ना। दोनों को भाग देंगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में M1। ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 अपॉन M1, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको याद रख सकते हो कि दो कणों का द्रव्यमान केंद्र, दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा को उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो कणों का द्रव्यमान, दो कणों हैं, दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र, उनको जोड़ने वाली रेखा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मास पार्टिकल्स के अपोजिट होगा, यानी कि इज एर प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी कि R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा, M1, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुमको खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये लिख लेना वीडियो को पॉज करके, 1 मिनट। अब मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ जिसको तुम क्या करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, और कल अपन उन्हीं क्वेश्चनों को सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। और एक बात ध्यान से सुने, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जा कर के तुरंत पूछ सकते हो। एक क्वेश्चंस लिखें, अच्छा क्वेश्चंस है, एक 2 kg मास पार्टिकल्स है हमारे पास में, एक 3 kg मास पार्टिकल्स है हमारे पास में, ठीक है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ से हमारे पास में R1 अपॉन R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, करने की कोशिश करिएगा सर, ठीक। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। एक मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, एक मास पार्टिकल यहाँ पर है हमारे पास में m, एक 2m मास पार्टिकल यहाँ पर है, एक 3m मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, और एक 4m मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। इनकी प्रत्येक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास में, कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल L। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, इसमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मास पार्टिकल्स यहाँ पर है, जिसको आपने क्या कह दिया, m कह दिया। एक मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, एक मास पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है ना। तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास में L L, और ये भी कितना हमारे पास में L है। अब यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारे पास में 60 डिग्री, प्रत्येक के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो क्या करोगे, लोकेट सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी है घर पे जा कर के। अभी तो आप घर पे ही हो, ठीक है ना।
कोशिश करनी है सर, है ना, कोशिश कीजिएगा। नहीं होते हैं तो कल की क्लास में अपन आते ही इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और कल और इसके बेस पर अपन क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है ना। समझ गए। जहाँ तक सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन किया है, कल अपन इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे और कल इन क्वेश्चनों को करना। और जो भी तुम्हारे पास में बुक्स वगैरह हैं एनसीईआरटी की, तो बुक्स होगी तो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जरूर करें, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जरूर करें। उसमें जितने भी आपके लिए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले उनको करें, ठीक है ना। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।